बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। भगवान बुद्ध से एक भिक्षु ने पूछा कि मैं सुखी होना चाहता हूं, क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम अपने मन से भोगों को निकाल दो। भोगों का लगाव तुम्हें सुखी होने नहीं देगा। भोगों से मित्रता मत करो, उनकी मित्रता तुमको नरक की ओर ले जाएगी। संसार के भोग चोर के समान हैं। ये चोर तुम्हारी आयु को धीरे धीरे नष्ट करते रहेंगे। अपने मन से स्वार्थ की भावना को बिल्कुल निकाल दो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा। उस ज्ञान के सहारे तुम धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। वैराग्य सर्व सुखों का खजाना है। एक भिक्षु ने पूछा कि मैं लोभ को मिटा नहीं पा रहा, भगवान मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम लोभ को एक सीमा में बांध दो। इस अंकुश से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अगर लोभ से सावधान नहीं होगे तो जीवन दुखों से भर जाएगा। लोभ एक प्रकार का फटा हुआ थैला है। उसको जितना भी भरोगे वह भर नहीं पाएगा। लोभ एक प्रकार का नशा है। तुम कितना भी संग्रह करो फिर भी तुम्हारा मन तृप्त नहीं हो सकता। लोभी मन की भूख कभी भी मिट नहीं सकती। संग्रह करना छोड़ दो क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं जाता है। बांटना प्रारंभ कर दो। जितना जितना बांटते जाओगे उतनी उतनी शांति तुम्हारे पास आती जाएगी। एक भिक्षु ने पूछा कि आत्मा कैसा है? बुद्ध ने कहा कि आत्मा आनंद है, आत्मा प्रेम है, आत्मा शांति है, आत्मा पूर्ण है, आत्मा निराकार है, आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा तीनों कालों में नित्य है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अद्वितीय है, आत्मा पुरातन है अर्थात पुराने से भी पुराना होते हुए नए से भी नया है। आत्मा स्त्री पुरुष और पशु पक्षी आदि सब जीवों में समाया हुआ है। वह सबका चेतन और सबका साक्षी है। आत्मा सबका दृष्टा है। आत्मा सब जीवों में विद्यमान है। वह सब जीवों का जन्म और मृत्यु भी देखता है। शरीर का बचपन, यौवन और बुढ़ापा भी देखता है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा निरंजन है, जिसमें नाम मात्र का भी मैल नहीं है। आत्मा विकारों से रहित है। आत्मा अविनाशी है और वह जन्म मरण से रहित है। वह शाश्वत है अर्थात सदा है। आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती,
इसको पानी नहीं डुबो सकता और वायु नहीं सुखा सकता। आत्मा सनातन है, अर्थात वह सदा रहने वाला अनादि है। आत्मा तटस्थ है, आत्मा पूर्ण है और तृप्त है। आत्मा परम पवित्र है। आत्मा को इंद्रिया, मन और बुद्धि नहीं जान सकते, इसलिए वह अव्यक्त है। आत्मा तो इन सबसे दूर है, इसलिए वह अचिंत्य है। आत्मा आश्चर्यमय है, क्योंकि उसको कोई विरला ही जान पाता है। आत्मा का अनुभव करना सबसे बड़ा कार्य है। आत्मा अवध्य है, क्योंकि उसका कभी भी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। आत्मा सदा भरपूर और पूर्ण है। उसका जो अनुभव कर लेता है वह आनंद को प्राप्त कर लेता है। गौतम बुद्ध के समय बौद्ध विहारों की व्यवस्था के लिए सूत्राचार्य भिक्षुओं के वचनों को कंठस्थ करने वाले एवं शीलाचार्य भिक्षुओं के लिए निर्धारित पंचशीलों व 10 शीलों के विशेषज्ञ आचार्य होते थे। एक बार गोशिरा विहार के एक सूत्राचार्य हाथ धोने का पात्र साफ करना भूल गए। इस पर एक शीलाचार्य ने आपत्ति जताई। अहंकारवश सूत्राचार्य ने तर्क दिया कि जानबूझकर पात्र अस्वच्छ नहीं छोड़ा था, आत्म दोषी नहीं हूँ। शीलाचार्य ने गलती मानने के लिए जोर दिया तो सभी भिक्षुओं में विवाद छिड़ गया। जब बात बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को समझाते हुए कहा कि अपने दृष्टिकोण से बंधने की बजाय दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि संघ में शांति व एकता रहे। हालांकि दोनों पक्षों का अहंकार चरम पर था, इसलिए बुद्ध की बात किसी ने नहीं सुनी। तब बुद्ध एकांतवास के लिए रक्षित वन चले गए। जब 1 साल 4 महीने बाद बुद्ध लौटे तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने विवाद करने वाले सूत्राचार्य व शीलाचार्य से बात को। तब तक दोनों अपनी गलती मान चुके थे। आठ सूत्राचार्य ने शीलाचार्य को नमन कर कहा, मैंने एक शील का उल्लंघन किया है, मुझे क्षमा करें। शीलाचार्य ने प्रत्युत्तर में कहा, मुझ में विनम्रता को कमी थी, मेरा हार्दिक खेद स्वीकार करें। तब बुद्ध ने कहा, क्रोध और अहंकार से साधना भंग होती है और संघ में विभाजन होता है। स्नेह और एकता से रहेंगे तो ही हम लक्ष्य को उपलब्धि कर पाएंगे। इसलिए परिवार हो या संगठन, अहंकार से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से संचालन करने पर ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। अहंकार से एकता छिन्न भिन्न हो जाती है। प्रेम और रोटी। असिस्टेंट काउंसिलर गस्टाफो फाक ने लुई के पिता के सम्मुख जब लुई से अपनी शादी का शुभ प्रस्ताव रखा, तब वृद्ध पिता का पहला सवाल था, तुम कितना पैदा कर लेते हो? 100 क्रोनर से ज्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। लुई के पिता ने बीच में टोक कर कहा, तुम्हारी आमदनी काफी नहीं है। आह, लेकिन वह मुझे कितना प्यार करती है, मैं भी तो उसे प्राणों से ज्यादा चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन क्या 200 क्रोनर ही तुम्हारी सारी सालाना आमदनी है? हमारी जान पहचान पहले लिडिंगो में हुई थी। सरकारी तनख्वाह के अलावा भी तुम्हें कुछ ऊपरी आमदनी है क्या? लुई के पिता ने जोर देकर पूछा। हाँ, अच्छा, हमारे ख्याल से इतना ही हम दोनों के लिए काफी है। और फिर देखिए हमारा आपस में प्रेम। सो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे साफो साफ कुछ हिसाब किताब तो बताओ। ओह, उत्सुक प्रेमी ने कहा, मैं कुछ ऊपरी काम करके काफी पैदा कर सकता हूँ। क्या क्या? और कितने का? मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ और अनुवाद भी कर सकता हूँ, और फिर मैं प्रूफ रीडिंग से भी तो कुछ पैदा कर सकता हूँ। कितना अनुवाद कर सकते हो? पेंसिल हाथ में उठाकर वृद्ध ने पूछा। यह तो ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन फिलहाल मैं एक फ्रेंच की किताब का अनुवाद 10 क्रोनर फी फुरमे के हिसाब से कर रहा हूँ। कुल मिलाकर कितने फर्मे हैं सारी किताब में? यही कुछ दर्जन कहना चाहिए। बहुत ठीक।
यह कुल समझ लो 250 क्रोनर हुआ। इसके सिवा और क्या है? उफ, मैं कह नहीं सकता। कुछ ठीक तय नहीं है। क्या कुछ ठीक तय नहीं है और तुम शादी करना चाहते हो? अरे बच्चू, मालूम होता है कि तुम जानते नहीं हो कि शादी होती क्या है। समझे? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे होंगे, उन्हें खिलाना पड़ेगा, पहनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा और उनके लिए न जाने क्या क्या और करना पड़ेगा। लेकिन फाक ने विरोध करते हुए कहा, बच्चे तो देर में भी हो सकते हैं और हम लोग इतना प्यार करते हैं कि बच्चों का जल्दी पैदा होना बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए फिर कुछ रुककर लुई के पिता ने कहना शुरू किया, मेरे ख्याल से तुम दोनों के दोनों शादी करने पर तुले हुए हो, इसमें कोई शक नहीं और ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हें एक दूसरे में कौन सी बात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे विवाह के लिए अब अनुमति देनी ही पड़ेगी। इसलिए अच्छा है कि जो समय तुम लुई के पास बैठकर बर्बाद करते हो, उसमें काम करके कुछ पैदा ही करो। वृद्ध की इस स्वीकृति से युवक फाक एकदम खिल उठा और उसने बड़े सम्मान और आदर के साथ उनके हाथ चूम लिए। भगवान ही जानता है वह उस वक्त कितना खुश था और उसकी लुइयो वह भी तो फूली नहीं समाती थी। शाम को जब वे साथ साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने गए तो कैसा सुंदर गर्वसा अनुभव कर रहे थे और उनके मुखों पर एक विचित्र चमक सी खिल रही थी। अब वह शाम को उससे मिलने आने लगा था। साथ में वे छपे हुए कागज ले आया करता था जिनका वह प्रूफ ठीक करता होता। इसका पापा के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ा और लुई ने भी सोचा कि मेरे लिए वह कितनी मेहनत करते हैं, यही सोचकर वह उसे चूम लेती। लेकिन एक दिन शाम को जरा जी बहलाने की गरज से वे थिएटर चले गए। वहां से लौटे तो एक सिकर में। इस सब में पूरे 10 क्रोनर खर्च हो गए। इसी तरह कई और दिन शाम को वह ट्यूशन पर न जाकर लुई के साथ घूमने निकल गया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जाता था, अपना घर सजाने की फिक्र उन पर सवार होती जाती थी। इसलिए कुछ जरूरी चीजें भी खरीदनी थीं। उन्होंने एक बढ़िया सा पलंग खरीदा जिसमें स्प्रिंगदार गड्ढे, बढ़िया चादर, तकिया और मच्छरदानी भी साथ में थे। लेकिन लुई को एक नीला रेशमी लिहाफू चाहिए था क्योंकि उसके बाल पीले सुनहरे रंग के थे, सो वह भी खरीदा गया। इसके सिवाय उन्होंने लाल शेड वाला एक लैंप खरीदा, वीनस की एक चीनी की प्रतिमा खरीदी और एक मेज ली जिसमें चाकू, छुरी, कांटे और शीशे के बर्तनों का एक बढ़िया सेट भी शामिल था। रसोई के लिए बर्तन खरीदने में लुई ने अपनी मां की सलाह और सहायता ली। तो इस तरह बेचारे असिस्टेंट काउंसिलर की नाक में दम था। इधर से उधर मकान ढूंढने के लिए दौड़े दौड़े फिरता, कारीगरों के काम की देखभाल करता, सब फर्नीचर आ गया या नहीं यह खबर रखता, चेक लिखता, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था बेचारे को। और इस बीच में स्वाभाविक ही है कि गस्टाफो कुछ पैदा नहीं कर सकता था। उसने सोचा शादी हो जाने पर फिर सब ठीक हो जाएगा, खूब किफायत शारी करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा ही मकान लेकर रहेंगे। और फिर सच बात तो यह है कि बड़े मकान के मुकाबले में छोटे मकान की सजावट अच्छी और आसानी से हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने पहली मंजिल पर 600 क्रोनर पर एक मकान किराए पर लिया जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और जिन्स के लिए एक कोठरी थी। पहले लुई का ख्याल था कि खुली छत वाले 3 कमरे ठीक रहेंगे। फिर उसने सोचा, जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तब इन सब बातों से क्या होता है। आखिर कमरे सजस जाकर ठीक हो ही गए। सोने के कमरे में 2 पलंग इस तरह खड़े थे माना किसी रथ के पहिए हों और वह रथ जीवन यात्रा पर चल दिया हो। नीले नीले लिहाफू, दूध सी सफेद पलंग की चादरें, बेलबूटों से कढ़े हुए तकिए के गिलाफू सब तितर बितर पड़े हुए बड़े खुशनुमा लग रहे थे। 200 क्रोनर का लुई का पियानो था जो दूसरे कमरे में रखा था।
दूसरा कमरा बैठने, खाने और पढ़ने लिखने के लिए भी था। इसमें एक बड़ी और बढ़िया राइटिंग टेबल और मेल खाती हुई कुर्सियों के साथ एक डाइनिंग टेबल थी, एक बड़ा गिल्ट के फ्रेम का दर्पण, एक सोफा और एक किताबों का केस सारे के सारे कमरे की शोभा को बढ़ाकर जैसे उसमें बड़ा सुख और आराम सा भरे देते थे। विवाहोत्सव शनिवार की रात को संपन्न हुआ था और दूसरे दिन रविवार को काफी दिन चढ़े तक पति पत्नी सोए हुए थे। गस्ताफो पहले उठ बैठा, हालांकि सूरज की तेज रोशनी किवाड़ों की संदों में होकर आ रही थी, फिर भी उसने किवाड़ों को खोला नहीं। प्रत्युत लाल शेड वाला लैंप जला दिया, जिसके अरुण प्रकाश में वीनस की चीनी की प्रतिमा एक रहस्यभरी आभा से ज्योतित होकर खिल पड़ी। तृप्त और अलसाई बधू भी पास ही लेटी हुई थी। वह खूब मीठी नींद सोई थी और क्योंकि इतवार का दिन था, इसलिए सड़क पर मालस बाप के ठेले और खचड़ों का वह कोलाहल नहीं था जो उसे रोज जगा देता था। और जरा देर बाद ही गिरजे का मधुर घंटा टन टन बजने लगा, मानो पुरुष और नारी के मृदुल मिलन से उत्पन्न सौंदर्य सृष्टि के शुभावसर पर बाजे बजाकर बधाइयां दे रहा हो। लुई ने करवट बदली। गस्ताफो पर्दे के पीछे कपड़े पहनने चला गया, जहां से फिर वह रसोई में खाने की तैयारी के लिए आदेश देने चला गया। तांबे और टीन के नए नए बर्तन ओह कैसे जगमग चमचमा रहे थे, और यह सब उसी का तो था और था उसकी प्यारी पत्नी का। उसने रसोइये से कहा, पास के ही रेस्तरों में जाओ और कह दो कि ठीक वक्त पर 2 जनों के लिए खाना यहाँ भेज दिया जाए। रेस्तरां का मालिक गस्ताफ और लुई के इस विवाह के विषय में पहले से ही जानता था और उसे खाना तैयार करके रखने के लिए आदेश भी एक दिन पहले ही मिल चुका था। आज वह केवल सूचना पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तत्पश्चात दूल्हा महाशय फिर लौटकर शयनगृह के द्वार पर पहुंचे और धीरे से किवाड़ों को खटकाकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ी और फिर ही प्रियत मजरा बस ठहर जाओ। इस बीच में गस्ताफ मेज उठाकर रखता है, उस पर एक सफेद चिट्टा मिचपोश डालकर शीशे और चीनी के बर्तन, छुरियां, चाकू और कांटे सब कुछ सजाकर रख देता है। जैसे ही लुई ने कमरे में पदार्पण किया, सूर्य की रजत रश्मियों ने उसके गालों और सुनहरी केशों को चूमकर उसका स्वागत किया। लेकिन वह अब भी थकी हुई थी, इसलिए गस्ताफ ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर आराम कुर्सी पर बैठाल दिया और आराम कुर्सी को सरकाकर, उसमें पहिए लगे हुए थे, टेबल के पास ले गया। फिर थोड़ी सी शराब लुई को चखाई, जिससे वह चैतन्य हो गई। जरा सोचिए तो, अगर उसकी माता को मालूम हो जाए कि मेरी बेटी शराब पीती है तो शादी हो जाने पर तो यह किया जा सकता है। शादी करने का एक यही तो फायदा है कि बहुत सी न करने की बातें करने के लिए मिल जाती है। नया पति अपनी नई नई पत्नी की तनिक सी सुविधाओं का, जरा से आरामों का ध्यान रखता है। कितना आनंद आता है इसमें। यह तो ठीक है कि कुमारावस्था में भी मैंने बड़ी बड़ी दावतें खाई थीं, लेकिन उनसे क्या मुझे आनंद मिला था? कुछ भी तो नहीं। इस प्रकार की बातें गस्ताफ बियर के गिलास में ओंठ लगाए सोच रहा था। और यह कुंवारे लोग भी कैसे खोखले दिमाग के होते हैं, कूढ़ मगज। अरे शादी नहीं करना चाहते, यह भी कोई बात है भला? और कितने खुदगरज हैं यह लोग। इन लोगों पर तो मेरे ख्याल से टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स जैसे कुत्तों पर लगता है। किंतु लुई अपने विचारों में इतनी कट्टर नहीं है। वह बड़ी सहूलियत और मीठेपन से इस बात को जोर देकर कहती है कि वे बेचारे जो शादी नहीं करते, रहन के काबिल हैं। अगर उनकी हैसियत शादी करने की हो तो वे कुंवारे कभी नहीं रहे। गस्ताफ के दिल में जरा सी कसक है, हाँ, लेकिन सुख कोई धन से ही तो नहीं मिलता। नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ही बहुत सा काम मिल जाएगा और तब फिर सब काम ठीक से चलेगा। और इस समय तो वह बढ़िया खाने खा ही रहा है, मेवे, मिठाइयां और शराब। लुई सशंकित हो उठती है और संकोच से पूछ बैठती है,
क्या हम हमेशा ही इस ढंग से रह सकेंगे? और उत्तर में गस्टाफ उसके गिलास में थोड़ी सी शराब और उड़ेल देता, ओह तुम बड़ी पगली हो लुई, बेकार डरती हो। ऐसा दिन रोज रोज नहीं आता मेरी लुई। जीवन बहुत सुंदर है और यदि उसकी इस सुंदरता का उपभोग करने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। शाम को 6 बजते हैं और 2 घोड़ों वाली एक शानदार फिटन उनके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। बात की बात में वे उस पर हवा खाते होते हैं। लुई और गस्टाफ बड़े आराम से सीट का सहारा लेकर बैठते हैं। जब उनके जान पहचान वाले और मित्र उन्हें राह चलते मिल जाते हैं और बड़े ताज्जुब और ईर्ष्या से उनका अभिवादन करते हैं, तब वे बड़ा सुख अनुभव करते हैं। इस असिस्टेंट काउंसलर के हाथ अच्छा माल लगा है। एक तो बीबी मिली और ऊपर से रुपए वाली, साथ ही वे यह जरूर सोचते होंगे और हम गरीब लोगों को पैदल धूल फांकते चलना पड़ता है। घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर चलने में कितना मजा आता होगा। मखमली गद्दोंदार सीटों पर बैठे बैठे चले जाइए, बिना किसी जरा सी भी तकलीफ के, बिना कोई मेहनत किए हुए। सुखी विवाहित जीवन की प्रतीक है यह घोड़ा गाड़ी। तो इस तरह उनका पहला महीना रासरंग, नाचत माशो और दावतों में ही बीता। फिर भी जो समय वे घर पर व्यतीत करते थे वह सबसे अधिक आनंदप्रद होता। रात में लुई को अपने ससुर के घर से लाने में एक अजब तरह का आनंद गस्टा को आता। घर लौटकर वे जो चाहे सो करते, थोड़ा सा कुछ खाना तैयार करते, फिर खा पी कर काफी रात गए तक गपशप लड़ाते। गस्टाफ हमेशा कम खर्च करने के पक्ष में रहता, कम से कम उसका ऐसा ख्याल जरूर था। हालांकि व्यवहार में इस पक्ष के विरुद्ध कार्य करने में उसे कृतई कोई मुसीबत नहीं मालूम पड़ती थी। एक दिन नई दुल्हन और रसोइये ने मिलकर भुनी मछली में उबले हुए आलू मिलाकर तरकारी बनाई, लेकिन वह गस्टाफ को पसंद नहीं आई। जब एक दिन फिर लुई ने वही तरकारी तैयार की, तब उसने बाजार जाकर 1.5 क्रोनर की कुछ बढ़ेरे खरीद ली और सोचा कि मैंने बहुत सस्ता सौदा पटा लिया। लेकिन घर पहुंचा तो लुई ने उल्टी ही बात कही। उसने कहा, तुम ठग आए और फिर शिकार खाना फिजूल खर्ची करना है। फिर लुई ने सोचा कि इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए पति से विरोध करने से काम कैसे चल सकता है। कुछ महीनों बाद लुई फाक की तबीयत खराब हो गई, लेकिन बात क्या थी यह किसी की समझ में नहीं आता था। क्या सर्दी लग गई? क्या पीतल या तांबे के बर्तनों में खटाई की कोई चीज भूल से रखने की वजह से जहरीली हो गई होगी और उसे लुई शायद खा गई हो। डॉक्टर को लुई को देखने के लिए बुलाया गया। उसने खूब अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद कहा, कुछ भी तो बीमारी नहीं है, और ठट्टा मारकर हंस पड़ा। लेकिन लुई तो बहुत बीमार थी। शायद दीवार के कागज में संख्या आ रही हो और वह हवा में उड़कर उसकी सांसों द्वारा अंदर पेट में पहुंच गई हो। इसलिए गस्टाफो दीवार का कुछ कागज छुड़ाकर एक केमिस्ट के यहाँ ले गया और उसने कहा कि इसका ठीक से बारीक विश्लेषण करो। और केमिस्ट के वैज्ञानिक विश्लेषक ने घोषणा की कि इस कागज में किसी तरह की कोई भी जहरीली चीज नहीं है। लुई की बीमारी कम नहीं हो रही थी। किताबें पढ़ना शुरू की और उसे लुई की बीमारी बुकदंद डॉक्टर लगी। बस उसने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कमरसी धोए जाते थे और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी दशा सुधरती ही हुई हो। यह सब कुछ तो अकस्मात ही हो न गया। इतनी जल्दी यह कुछ हो जाएगा, यह तो पापा और मामा ने भी नहीं सोचा होगा। लोग उन्हें क्या खुशी न होगी। और जो बच्चा होगा वह लड़का तो जरूर ही होगा, इसमें भी भला कोई शक हो सकता है। तो फिर उसका अभी से नाम भी सोच लेनी जरूरी है। यह सब तो लुई ने सोचा और खुशी से फूल गई। लेकिन उसने यह भी सोचा कि खर्च का क्या प्रबंध होगा। और पति से बोली, देखो जी, तुमने अभी तक अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया है और जो कुछ फिलहाल कमा रहे हो उससे तो कृतई अभी भी पूरा नहीं पड़ता। यह ठीक है कि अब तक हम लोग जुड़ा ठाट बाट से रहते रहे हैं,
लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब जरा खर्च कम करना होगा और तभी काम ठीक से चल सकता है। दूसरे ही दिन असिस्टेंट काउंसलर साहब अपने एक बैरिस्टर दोस्त के पास प्रॉमिसरी नोट पर रुपया उधार लेने पहुंचा। गस्टाफो ने अपने दोस्त को समझाया कि कितने जरूरी खर्चे उसके सिर पर आ पड़े हैं। हाँ, बैरिस्टर ने मानते हुए कहा, यह तो ठीक है ही। शादी करना और कुटुंब बढ़ाना बड़ा महंगा व्यापार है। मैं तो कभी इस व्यापार में हाथ नहीं डाल सकाए। यह सुनकर आगे और खुशामद करना गस्टाफ की हया ने पसंद नहीं किया। खाली हाथ जब वह घर लौटकर पहुंचा तो खबर मिली कोई दो अनजान आदमी तुम्हें पूछते थे। नहीं नहीं, वे सैनिकों की तरह हट्टे कट्टे जवान थोड़े ही थे, वे काफी प्रौढ़ व्यक्ति थे। अरे तब मेरे उपसला के मिलने वाले होंगे, मेरी शादी के बारे में सुनकर आए होंगे। जही नहीं नौकर बीच में टोककर बोला, वे उपसला वाले नहीं थे, वे यहीं के स्टाखामी थे और लाठियां लिए हुए थे। हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन वे कह गए हैं कि हम अभी लौटकर आते हैं। गस्टाफ फिर बाजार चला गया और इस बार रसभरी खरीद लाया। घर आकर उछलते हुए बोला, जरा सोचो तो सही लुई, सिर्फ 1.5 क्रोनर में इतनी सारी रसभरी, और तब जब मौसम नहीं है इनका। कैसा बढ़िया सौदा रहा है ना? सो तो ठीक है। टके सेर ऊंट बिकता है तो भी महंगा होता है। जब पैसा नहीं होता पास में, बतलाओ न हम क्या इन फिजूल खर्चियों को बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रिय, कोई परवाह नहीं है, मैंने कुछ और काम ढूंढ लिया है। लेकिन हमारे ऊपर जो कर्जा है सो कर्जा तो क्या हुआ? मैं और कुछ रुपया लेकर उसे चुकाने का प्रबंध कर रहा हूं। हाँ, लुई ने करुणा प्रदर्शित करते हुए कहा, तो क्या वह एक और नया कर्जा हमारे सर पर नहीं होगा? अगर होता भी है तो क्या हुआ, एक जगह से तो छुटकारा होगा। लेकिन तुम खामखा यह परेशान करने वाली बातें क्यों छेड़ बैठती हो? कैसी बढ़िया रस भरी हैं और इनके ऊपर शहरी का एक गिलास कितना मजा देगा जानती हो? और इतना कहते ही गस्टाफ ने नौकर को हुक्म दिया, जाकर फौरन शहरी की एक बोतल ले आओ, सबसे अच्छी वाली। उस दिन तीसरे पहर को जब लुई सोकर उठी तो उसने फिर कर्ज का सवाल उठाया। उसका ख्याल था कि वह जो कुछ कहने जा रही हैं उससे गस्टाफो नाराज नहीं होगा। नाराज तो वह हो ही नहीं सकता। तब क्या वह घर के लिए कुछ रुपया चाहती थी? लुई ने समझा, पंसारी का रुपया नहीं दिया गया है, गोश्त वाला धमकी देता था और वह फिटन वाला सईस भी कहता है कि हिसाब तय कर लो। बस असिस्टेंट काउंसलर साहब ने फरमाया, सिर्फ इतना ही। अरे तो इनका तो कल ही पाई पाई चुकता कर दूंगा, लेकिन हमें और बात भी तो सोचनी चाहिए। आज शाम को पार्क में घूमने चलोगी ना? लेकिन फिटन पर नहीं चलेंगे, प्राण से ही काम चल सकता है। और शाम आई, वे पार्क गए और एल्हेम्ब्रा रेस्तरां में खाना खाया। वहां मजा तो बहुत आया गस्टाफ को, क्योंकि आसपास बैठे हुए अन्य लोग उन लोगों को नए अल्हड़ प्रेमी प्रेमिका समझ रहे थे। लेकिन यह विचार लुई को अच्छा नहीं लगा, और खास तौर से तब जब उसने बिल देखा। बाप रे, इतने में तो हम घर पर बढ़िया खाना खा सकते थे। वह धीरे से चिल्ला भी पड़ी। तो एक के बाद एक करके 8 महीने समाप्त हो गए। 9वां महीना आया, बच्चे के लिए कपड़े चाहिए थे, झूला चाहिए था, और भी न जाने कितनी चीजें चाहिए थीं। खर्च का प्रबंध करने में गस्टाफ को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पंसारी और साइस ने उधार देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके भी तो बीबी बच्चे हैं जिन्हें खिलाना पिलाना फनाना भी उतना ही जरूरी है जितना गस्टाफो के लिए अपने कुटुंब की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है। उफ, कैसी लिप्सा है यह। आखिर वह शुभ दिन भी आ ही गया। पैदा हुई लड़की, उसे पालने के लिए एक नर्स भी रखनी जरूरी थी,
और जब वह अपनी उस नवजात पुत्री को गोद में खिलाता होता तो वैसे ही दौड़ दौड़कर किसी लेनदार की आवाजों और चिल्लाहट को खुशामद से गिड़गिड़ाकर शांत करने लग जाता। नए नए खर्चे रोज पैदा होते ही गए और वह उनके दुर्वह भार के नीचे बुरी तरह पिचा जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ अनुवाद करने का काम उसे मिल गया, लेकिन उस काम को वह सफलतापूर्वक करता भी तो कैसे, जब उसे कृदम कृदम पर तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी दुरावस्था में गस्टाफ अपने ससुर से सहायता मांगता है, लेकिन वह उसे बहुत रुखेपन से जवाब देता है, मैं इस बार तो तुम्हारी मदद किए देता हूँ, लेकिन आइंदा फिर कभी नहीं करूँगा। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा बचा है वह मेरे ही लिए काफी नहीं है, और फिर तुम ही मेरे लिए अकेले नहीं हो। खैर, तो जैसे तैसे काम चला ससुर की सहायता से। माँ के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन जरूरी थे ही, चूजे और बढ़िया शराब भी तो, और बच्ची के लिए रखी गई नर्स को भी वेतन देना ही पड़ता था। खैर, सौभाग्यवश जैसे तैसे लुई फिर बिल्कुल अच्छी हो गई। उसका पहला सौंदर्य और आकार लौट आए। तब एक दिन ससुर ने फिर दामाद से कहा, अगर बर्बाद नहीं होना चाहते तो अब आइंदा और बच्चों के लिए कोशिश मत करना। फिर भी कुछ दिनों तक गस्टाफो फाक का छोटा सा कार्टून प्रेम और ऋण पर पलता रहा, लेकिन और कब तक पलता रहता। एक दिन दिवालियेपन में आकर गला दबोच ही तो लिया। घर के मालस बाप की कुर्की पर चढ़ने की नौबत आ गई। तब एक दिन लुई के पिता आकर मां बेटी दोनों को लेकर चलते बने। सिकर्म में बैठते बैठते वृद्ध यह कहने से न चुका, मैंने अपनी पुत्री एक ऐसे शख्स को उधार दी थी जिसने उसकी इज्जत उतारकर उसे साल भर बाद ही लौटा दिया। लुई खुशी से गस्टाफ के साथ रहती, लेकिन वहां तो पेट के लिए एक नाज का दाना तक भी तो नसीब नहीं था। वह अकेला रह गया। एक दिन कुक अमीन वही लाठी वाले लोग आए और उसके मकान से रसोई के बर्तन तक उठाकर ले गए। घर में न एक फूटी कौड़ी बची, न पानी पीने को एक गिलास, और न लेटने को टूटी चारपाई, और न फटा बिस्तर ही। गस्टाफो का असली जीवन अब शुरू हुआ था। उसने किसी तरह एक दैनिक समाचार पत्र में प्रूफरीडी की जगह पाली थी, जहां उसे रात को 8-8, 10-10 घंटे तक काम करना पड़ता था। सरकारी नौकरी उसकी अब भी बाकी थी, हालांकि तरक्की रुक गई थी क्योंकि वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया था। ससुर साहब ने उसके ऊपर इतनी दया जरूर की कि उसे इतवार को अपनी पत्नी और पुत्री से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन एक क्षण के लिए भी वह लुई को अकेले में गस्टाफ के पास नहीं रहने देता था। जब शाम को वह अपने अखबार के ऑफिस में जाने लगता था तो वे लोग उसे दरवाजे तक पहुंचाने आते थे और वह अपने कुचले हुए मरे हुए आत्मसम्मान को लेकर विदा हो जाता था। अपने ऊपर से सारे बोझ को उतारने में संभव है गस्टाफ को 20 वर्ष लग जाएं और तब क्या वह अपनी पली और पुत्री का भरण पोषण कर सकेगा? शायद नहीं, और अगर दुर्भाग्य से इसी बीच में उसके वृद्ध ससुर साहब ढुरक जाएं, तब तो वे सबके सब बिना घर बार के हो जाएंगे। इसलिए उस क्रूर हृदय वाले अपने वृद्ध श्वसुर के प्रति भी उसे कृतज्ञ होना चाहिए, जिसने इतनी निर्ममता से उसके सारे मानवीय सुख को उससे जबरदस्ती छीन लिया। हाँ, और मानव जीवन स्वयं भी तो आज इतना कठोर और कुरूप हो उठा है। खेत में हल चलाने वाले जानवरों का गुजारा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सारी सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करने की जरूरत पड़ती है। कितनी शर्म की बात है। और यह शर्म चीख चीख कर पूछ रही है कि इस जीवन में हर एक इंसान को क्यों मेवे मिठाई खाने को नहीं मिलते, अरे क्यों रोटी भी नहीं मिलती। पसीने की कमाई। एक दिन बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में जा पहुंचे। उनका नाम सुनकर एक सेठ उनके पास आया। महात्मा बुद्ध के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का थाल लाया था। बुद्ध ने थाल की ओर देखा और खाना खाने से इनकार कर दिया। इतने में एक लुहार वहां आया।
वह जौ की 2 रूखी रोटियां लाया था। बुद्ध ने वे रोटियां ले ली और बड़े आनंद के साथ खाने लगे। सेठ ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। उसे बड़ा बुरा लगा। कहाँ वह, कहाँ लुहार, कहाँ उसका लाया भोजन और कहाँ लुहार की 2 मोटी मोटी रोटियां। जब बुद्ध भोजन कर रहे थे तो सेठ से न रहा गया। उसने कहा, महाराज, यह कहाँ का न्याय है कि मैं पहले खाना लाया और इतना बढ़िया लाया, पर आपने उसे लेने से इनकार कर दिया और इस लुहार की रूखी रोटियों को प्रेम से खा रहे हैं। बुद्ध थोड़ा रुके, फिर बोले, इस लुहार की कमाई अपनी मेहनत की कमाई है, पवित्र कमाई है, जबकि तेरी कमाई तेरे पसीने की नहीं है, उसे पवित्र नहीं कहा जा सकता। सेठ ने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो स्वयं ही देख लो। इतना सुनकर बुद्ध ने लुहार की लाई रोटी को एक हाथ में और सेठ के मालपुए को दूसरे हाथ के बीच रखकर निचोड़ा तो लुहार द्वारा लाई गई रोटी को निचोड़ने पर दूध की धार निकली और सेठ द्वारा लाए गए मालपुए को निचोड़ने पर रक्त निकला। सेठ को काटो तो खून नहीं। वह लज्जा से सिर झुकाकर अपना थाल लेकर चला गया। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत की रोटी भी हराम के कई पकवानों से अच्छी होती है। एक एक पल एक एक युग के समान हो गया। वह चाहता था कि कैसे भी शाम हो जाए। शाम हुई और रात भी हो गई, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मोहरे मिलना तो दूर, हाथ में आई मोहर भी चली गई। वह सिर धुनने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, सेठ याद रख, त्याग फलता है, लोभ छलता है। कथा सुनकर शिष्य त्याग और लोभ का मर्म जान गए। मेहनती किसान। बहुत समय पहले की बात है। रामपुरी नगरी में एक गरीब किसान रमेश और अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी। वह फसल उगाने के साथ साथ सब्जियां भी बेचा करता था। दिन भर खेत में काम करता और शाम को सब्जियां बेचता। एक दिन वह सुबह सुबह उठता है और अपने पत्नी से कहता है, सुनीता, मैं खेत में काम करने जा रहा हूं, तुम मेरे लिए खाना लाना। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है। वह अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। खेत में काम कर ही रहा था, तभी उसे 2 आदमी अपनी मेड़ पर आते हुए दिखाई देते हैं। वह उस गांव के जमींदार थे। रमेश के पास आकर जमींदार जी बोलते हैं, मैंने सुना है कि तुम पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाते हो, क्या तुम अपनी फसल मुझे बेचोगे? मैं तुम्हारी फसल को अच्छे दामों पर लूंगा। किसान रमेश बोलता है, क्यों नहीं मालिक, यह तो मेरी खुशी की बात है जो मैं अपना अनाज आपको अच्छे दाम पर बेचूं। जमींदार जी बोलते हैं, ठीक है, फसल पक जाने पर हमारे कुछ आदमी आकर तुम्हारे फसल को काटकर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। रमेश कहता है, ठीक है मालिक। कुछ देर बीते ही थे कि उसकी पत्नी रमेश के पास खाना लेकर आती है। रमेश खुशी से बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब आए थे, उनको हमारी फसल चाहिए, वह हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत देंगे। यह सुनकर सुनीता बहुत खुश होती हैं। दोनों साथ काम कर घर चले जाते हैं। रमेश अपने खेत में कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उगाता है। उसकी फसल सोने जैसे चमक रही थी। यह देखकर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि इस बार उसे फसल की अच्छे दाम मिलेंगे। फसल पककर तैयार हो जाती है। रमेश हंसिया लेकर अपने खेत में जा पहुंचता है फसल काटने के लिए। तभी वहां कुछ जमींदार के आदमी आते हैं। वह भी फसल कटाई करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद फसल की कटाई कर अनाज निकल जाता है और अनाज की बोरी बनाकर रमेश के घर पहुंचा दिया जाता है। जमींदार के आदमी रमेश से कहता है, मालिक के आदमी आएंगे कल, वो तुम्हारी अनाज को ले जाएंगे। रमेश और सुनीता रात का भोजन करके सो जाते हैं। उनके घर में उसी रात चोर आकर उनके सारे अनाज को चुरा ले जाते हैं। जब सुबह उन दोनों को चोरी का पता लगता है, वह दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। वह यह सोचता है
कि जब जमींदार का आदमी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद जमींदार का आदमी आता है और रमेश से कहता है, लाओ रमेश अपना फसल दो। रमेश उदास मन से कहता है, मेरी अनाज चोरी हो गई। क्या तुम्हारी अनाज चोरी हो गई? तुम शीघ्र ही मलिक के पास चलो। रमेश कहता है, ठीक है। वह दोनों जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, मेरी अनाज किसी ने रात को चोरी कर ली। जमींदार बोलता है, तुम अधिक पैसों के लालच में अपनी अनाज किसी और को तो नहीं बेच दी? रमेश कहता है, नहीं मालिक, मैं ऐसा करके इस गांव से कहां जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो कभी ना कभी आपको यह बात अवश्य ही पता चलेगी। जमींदार कहते हैं, ठीक है रमेश, कोई बात नहीं, तुम मुझे अगली बार अपनी अनाज बेच देना। रमेश उदास मन से अपने घर वापस लौट जाता है। रमेश अब शाम को सब्जियां बेचने जाता। सब्जियां बेचकर वह अपने घर का खर्च चलता। रात का भोजन करते समय सुनीता बोलती हैं, सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। रमेश आचार का टुकड़ा खाने के लिए उठाता है, तभी उसे एक उपाय सोचता है। वह सुनीता से कहता है, क्यों ना मैं आचार बेचने का काम शुरू करूं और तुम आचार भी अच्छा बनाती हो। सुनीता आचार बनाने में जुट जाती है और रमेश उन आचार को बाजार में बेचने जाता है। उस दिन आचार की बिक्री काफी अच्छी होती है। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, हमें आचार की मात्रा और बढ़ानी होगी, लोग तुम्हारे आचार को बेहद ही पसंद कर रहे हैं। सुनीता और अधिक आचार बनती हैं। रमेश उसे बाजार में बेचता। ऐसा करते करते वह एक आचार की दुकान खोल लेता है। अब सारे गांव के लोग उसके दुकान पर आचार खरीदने आते।